शिकारपुर का लड़का सिंध प्रांत के हलचल भरे प्राचीन शहर शिकारपुर की कल्पना कीजिए। यही 1923 में हमारी कहानी शुरू होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे राम की बुद्धि न केवल तेज थी बल्कि एक अद्भुत प्रतिभा थी। वो सिर्फ 1 साल आगे नहीं था, वो बहुत आगे था। उसने मात्र 13 साल की उम्र में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली। जब दूसरे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, वो कानून की किताबों में डूबा हुआ था और 17 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी में LLB की डिग्री हासिल कर ली। लेकिन एक नौकरशाही नियम उसके रास्ते में आ गया। वकालत करने के लिए 21 साल का होना जरूरी है। कोई कमजोर इंसान इंतजार करता, राम नहीं। वो कराची उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कक्ष में पहुंचा। कल्पना कीजिए, एक किशोर लड़का प्रांत के सबसे शक्तिशाली न्यायाधीश के सामने खड़ा होकर यह तर्क दे रहा था कि उसकी योग्यता किसी भी कैलेंडर से ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश उसके साहस और बुद्धिमत्ता से इतने चकित हुए कि उन्होंने नियम तोड़ दिया। एक अपवाद बनाया गया। 18 साल की उम्र में राम जेठमलानी पूरे देश के सबसे युवा वकील बन गए। उनकी जेबें पैसों से खाली थी, लेकिन महत्वाकांक्षाओं से लबालब भरी थी। लेकिन दुनिया बदल रही थी। 1947 में भारत के विभाजन ने उनकी दुनिया को तहस नहस कर दिया। उनके गृहनगर की सड़कें कत्लेआम का मैदान बन गई। उन्हें अपना घर, अपनी वकालत, अपनी सारी कमाई छोड़कर कराची से भागने पर मजबूर होना पड़ा। वे बंबई के तट पर एक शरणार्थी, एक विस्थापित व्यक्ति के रूप में पहुंचे। उनकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। उनके पास न कोई पद था, न कोई संपर्क, बस कुछ भी नहीं से फिर से शुरुआत करने का एक जबरदस्त ज्वलंत संकल्प। भाग 2, अदालती तलवारबाज का उदय। 1950 के दशक में बॉम्बे सपनों का शहर था और जेठमलानी इसके सबसे अथक स्वप्नदर्शी थे। उनका पहला बड़ा मुकदमा अन्याय के खिलाफ उनकी आजीवन लड़ाई का प्रतीक था। सरकार ने बॉम्बे शरणार्थी अधिनियम पारित किया था, एक ऐसा कानून जो उनके जैसे विस्थापितों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता था। उन्होंने राज्य सरकार से लोहा लिया और अदालत में तर्क दिया कि यह कानून असंवैधानिक है और वे जीत गए। ये एक ऐसी जीत थी जिसने उनके आगमन की घोषणा की। बेजुबानों के लिए एक योद्धा, उनकी प्रतिष्ठा केस दर केस बढ़ती गई। वे प्रसिद्ध के एम नानावटी मुकदमे में पेश हुए, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रेम, विश्वासघात और सम्मान का एक वास्तविक जीवन का नाटक। हालांकि वे मुख्य वकील नहीं थे, लेकिन अदालत में उनके तीखे कानूनी दिमाग ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिलाया। लेकिन प्रसिद्धि के साथ बदनामी भी आई। उन्होंने तस्करी के आरोपियों का बचाव करना शुरू कर दिया। अखबारों ने उन्हें तस्कर का वकील करार दिया। जनता की राय उनके खिलाफ हो गई। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसे अपराधियों का बचाव क्यों करेगा? उनका जवाब जितना सैद्धांतिक था, उतना ही उत्तेजक भी। वे व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहते थे, जब मैं किसी आदमी को तस्करी के पैसों से भरी जेबों के साथ अपने दफ्तर में आते देखता हूं, तो मैं उसे इस दौलत से छुटकारा दिलाना अपना फर्ज समझता हूं। लेकिन इस हास्य के पीछे एक गहरा विश्वास छिपा था। बचाव का अधिकार सर्वोपरि है। ये एक स्वतंत्र समाज की नींव है। एक समय ये तथाकथित तस्कर उनके काम का 90% हिस्सा थे, जो उनके काम और उनकी विलासितापूर्ण जीवन शैली का खर्च उठाते थे और उन्हें उन लोगों के मुग्ध में लड़ने की अनुमति देते थे जो पैसे नहीं दे सकते थे। तूफान की आंख में उनके जीवन का कोई भी अध्याय उनकी विद्रोही भावना को 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आंतरिक आपातकाल के उनके कट्टर विरोध से बेहतर ढंग से परिभाषित नहीं करता। लोकतंत्र स्थगित कर दिया गया था। नागरिक स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी गई। असहमति को कुचल दिया गया। जब कई लोग चुप रहे तो जेठमलानी दहाड़े। वे राज्य के मुखर दुश्मन बन गए और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे।
नतीजा निर्वासन। वे संयुक्त राज्य अमेरिका भाग गए और आपातकाल के दौरान वहां राजनीतिक शरण पाने वाले पहले भारतीय बन गए। एक विदेशी धरती से वे एक खामोश राष्ट्र की आवाज बन गए। कांग्रेस की समितियों के समक्ष गवाही दी और अपनी मातृभूमि में दमन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत को एकजुट किया। जब 1977 में लोकतंत्र बहाल हुआ तो वे एक नायक बनकर लौटे। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया, राज्यसभा के लिए चुने गए और भारत के केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री भी रहे। लेकिन राजनीति का पिंजरा इस उग्र भावना को रोक नहीं सका। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो शराब पीने के कट्टर विरोधी थे, के साथ उनके रिश्ते बेहद तल्ख थे। जब देसाई ने उनकी शराब पीने की आदत की आलोचना की तो जेठमलानी ने एक ऐसा प्रखर जवाब दिया जिसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई। तुम अपनी पेशाब पर टिके रहो और मैं अपनी व्हिस्की पर। वो बेकाबू थे और हमेशा रहेंगे। भाग 4, अभिशप्तों का रक्षक। अगर जेठमलानी के करियर का कोई एक एकीकृत सिद्धांत था तो वो यही था। वे वहां जाते जहां दूसरे वकील कदम रखने से डरते थे। 1984 में अकल्पनीय हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। देश शोक और क्रोध से व्याकुल था। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। नफरत के इस कड़ाहे में हथियारों का बचाव करने की हिम्मत कौन करेगा? राम जेठमलानी करेंगे। वे शत्रुता से भरी अदालत में खड़े थे। एक ऐसे देश का सामना कर रहे थे जो मुकदमा नहीं बल्कि खून चाहता था। उन्होंने तर्क दिया कि सबसे जघन्य राजनीतिक हत्या के आरोपी ये लोग भी निष्पक्ष बचाव के हकदार हैं। ये एक ऐसा कृत्य था जिसे कई लोगों ने देशद्रोह कहा, लेकिन जेठमलानी के लिए ये एक पवित्र कर्तव्य था। सिद्धांत व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण था। कानून भीड़ से ऊपर था। उनके मुवक्किलों की सूची भारत के सबसे सनसनीखेज घोटालों के इतिहास की तरह है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाले बड़े प्रतिभूति घोटाले में स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता, बिग बुल का बचाव किया। उन्होंने हाई प्रोफाइल जेसिका लाल हत्याकांड में मनु शर्मा का प्रतिनिधित्व किया। एक ऐसा मुकदमा जो सेलिब्रिटी प्रभाव और न्याय को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक जुनून बन गया था। वो शक्तिशाली, कुख्यात और अभिशप्त लोगों के लिए पहली और आखिरी पुकार थे। भाग 5, काले वस्त्र के पीछे का व्यक्ति। इस कानूनी दिग्गज के पीछे कौन था? उनका निजी जीवन उनके करियर की तरह ही जटिल और अपरंपरागत था। उन्होंने एक साथ 2 महिलाओं से विवाह किया था, दुर्गा और रत्ना। ये एक ऐसा रिश्ता था जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था। एक निजी दुनिया जिसमें उनका परिवार अपनी अनूठी समझ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ता था। वे गहरे जुनून और गहरे नुकसान से भरे व्यक्ति थे। उनकी बेटी रानी की मृत्यु एक ऐसा आघात था जिससे वे कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। एक निजी दुख जिसने उनके दुर्जेय बाहरी आवरण के नीचे छिपे भावुक व्यक्ति को उजागर किया। फिर भी उनके मन ने अपनी खोज कभी नहीं छोड़ी। अदालत के बाहर वे संस्थानों के निर्माता थे। वे बैंगलोर स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुख संस्थापक थे। एक ऐसा संस्थान जिसने भारत में कानूनी शिक्षा में क्रांति ला दी। एक ऐतिहासिक मामले में उन्होंने बाल ठाकरे का बचाव किया और ऐसा करके उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, एक सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है जो हिंदू धर्म के धार्मिक आचरण से अलग है। एक कानूनी परिभाषा जो आज भी भारतीय राजनीति को आकार दे रही है। अपने अंतिम वर्षों में भी उनकी आग धधकती रही। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक नए नए ग्राहकों को अपनाया और अपना आखिरी महान सार्वजनिक धर्म युद्ध शुरू किया। विदेशी बैंकों में जमा भारत के काले धन को देश में वापस लाने के लिए एक जबरदस्त अभियान। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ आजीवन युद्ध की अंतिम लड़ाई थी। एक विद्रोही की आवाज की प्रतिध्वनि। राम जेठमलानी का सितंबर 2019 में निधन हो गया।
वे 95 वर्ष के थे। उन्होंने लगभग अपनी अंतिम सांस तक अदालत में बहस की। तो हम इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे एक नायक थे, एक विवादास्पद व्यक्ति? इसका उत्तर है, वे ये सब कुछ थे और उससे भी कहीं अधिक। वे एक विरोधाभास थे। वे कानून के एक ऐसे व्यक्ति थे जो अन्य सभी नियमों से परे रहते थे। उन्हें समाज द्वारा तिरस्कृत लोगों का बचाव करने में अपनी सबसे बड़ी पेशेवर संतुष्टि मिली। उनका मानना था कि एक लोकतंत्र का स्वास्थ्य इस बात से मापा जाता है कि वह अपने सबसे घृणास्पद सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वे त्रुटिपूर्ण, प्रतिभाशाली, दयालु और निर्दयी थे। वे केवल एक वकील नहीं थे, वे प्रकृति की एक शक्ति थे। वे हर मायने में एक विद्रोही थे और हथौड़ा गिरने के बहुत समय बाद भी उनकी आवाज की प्रतिध्वनि बनी हुई है, ये याद दिलाते हुए कि केवल साहस और दृढ़ विश्वास से लैस एक व्यक्ति वास्तव में दुनिया को बदल सकता है।